भी राजस्थान का जो नया जिला बना है, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो बना है, ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जो जिला बना है, कौन सा? दूदू में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 सही है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान देश से लगती है? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? देखो पहले 4 जिले थे, अभी 5 हो गए। कुछ बच्चे 6 भी बोल रहे थे, फलोदी की नहीं लगती है और फिर यूपी से डाटा आता है तो चेक करेंगे। कल 5 जिले हैं। नया जिला जो है वो जानते हैं, अनूपगढ़ है, नया जिला बना है। ठीक है, अनूपगढ़ नया जिला बना है और पहले 4 लगते थे, अभी क्या हो गए? 5। टोटल 170 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव कौन सा है? जरोली है। और जरोली है वो राजस्थान के कौन से जिले में आ गया? तो पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर का जो पहला खेल गांव कौन सा बना है? जरोली बना है। जरोली है वो खेरतर तिजारा में आता है भी। तो राइट आंसर 1 है। डीग के संस्थापक कौन है? डीग भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। डीग जागीर जो थी उसके संस्थापक आपको याद है कौन थे? बदन सिंह जाट थे। ठीक है, और इनको ब्रिजराज की उपाधि दी जाती है। ब्रिजराज की उपाधि किसने दी थी? स्वाई जय सिंह ने ब्रिजराज की उपाधि दी थी, याद रखना है। डी के जो महल हैं उनका निर्माण जो है वो सुजमल जाट ने करवाया था। डी के महल, क्योंकि डी को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। डी का दुर्ग भी बना हुआ है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कितने हैं राजस्थान के भी वर्तमान में? तो आप जानते हैं 5 राज्यों के साथ जो है राजस्थान है वो सीमा साझा करता है और इसकी 25 जिले ऐसे हैं। देखो 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और 22 जिले ऐसे अंतर्वर्ती जिले। पहले अंतर्वर्ती जिले 8 ही थे, तो टोटल करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हैं उनमें से 2 जिले, एक गंगानगर और एक बाड़मेर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। यानी ये 25 में भी शामिल है और ये 5 में भी शामिल है दोनों। ठीक है, तो तनाव नहीं लेना है। ओके, देश का पहला सोलर गांव है नया गांव, और नया गांव भी वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव है, अभी दूदू जिले में है। और ये देखो डी गायब हो गया, ये किसकी वजह से हुआ है? डी गायब आपकी वजह से, लाइक नहीं किया ना अभी तक, उसकी वजह से गायब हुआ है। मुझे ब्लेम मत कर देना, लेकिन आंसर इसका सी सही है। ठीक है, ओके, देश का प्रथम केसलेस पंचायत राहर है। एक तो ये पहली केसलेस पंचायत है कौन सी? और दूसरा क्वेश्चन की वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है, किस जिले के अंतर्गत आती है? तो डी में राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 सही आंसर है। ओके, केकड़ी जिला जिसे हम कंकवती के नाम से भी जानते हैं, कंकवती नगरी भी कहा जाता था, वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो केकड़ी नया जिला बना है, ये अजमेर संभाग में है। एक सही है। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने? अंतर्वर्ती जिले समझते हो ना, जिनकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ या किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है, ऐसे जिले 22 हैं। पहले 8 हुआ करते थे, अभी 22 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है ना किसी दूसरे देश के साथ लगती है। अंतर्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ऐसा क्वेश्चन है, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? क्योंकि मैंने अलग अलग बताया था, अंतर्राष्ट्रीय हो गया किसी देश के साथ और अंतर्राज्य यानी किसी राज्य के साथ। तो मैंने क्या बताया? किसी दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ 5 जिले सीमा बनाते हैं और राज्यों के साथ 25 जिले सीमा बनाते हैं। लेकिन क्या याद रखना, आंसर 30 होगा कि 28 होगा? आंसर 30 होगा या 28 होगा? 28 आंसर होगा। क्यों होगा? तो मैंने बताया 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों। कौन सा? ये तो गंगानगर है जो पंजाब के साथ सीमा भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है। एक बाड़मेर है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो ये दोनों जिले दोनों में काउंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल जिले कितने होंगे? 28 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी दूसरे देश या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो सबसे छोटा भी कौन गया? दूदू सबसे छोटा हो गया। जैसलमेर सबसे बड़ा पहले भी था, अभी भी है। राज्य में स्थित दिगंबर जैन मंदिर जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहते हैं, तो ये गुफाओं का मंदिर जो है वो कौन से जिले में आता है? गुफाओं का मंदिर दूदू में बना हुआ है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? कोट कासिम है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजस्थान में कौन सा है? कोट कासिम। वर्तमान में कोट कासिम है किस जिले में? खेरकल तिजारा में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तिजारा में बना हुआ है। तिजारा एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, याद रखना साथ में। राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहां पर है जिसका निर्माण 1 दिन में करवाया गया था? भूतों की बावड़ी कहां पे बनी है? भूतों की बावड़ी दूदू में है, सबसे छोटा जिला भूतों की बावड़ी भी है। राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, यानी ज्यादा जिलों के मामले में? तो पहले नंबर पर यूपी है, सबसे ज्यादा जिले हैं, दूसरे में एमपी है और तीसरा हमारा राजस्थान आता है। हम तीसरे नंबर पर जिलों के मामले में 50 जिले हो गए हैं। गोडाउन पक्षी के लिए एक जगह प्रसिद्ध है सांकलिया गांव, तो गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध सांकलिया गांव वर्तमान में कहां पर आता है? केकड़ी जिले में आता है। राजस्थान का पहला सरकारी बैंक कब बना था? 1905 में। कहां पर बना था? भिनाय में। और वर्तमान में कौन सी जिले में आता है? जिसका पहला सहकारी बैंक केकड़ी में है, कौन सा? भिनाय है। अच्छा, राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम तहसील है? दूदू है। कितनी? मात्र 3 तहसील 3 उपखंड है। ओके, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 है। भी कितने हो गए हैं? अभी 10 संभाग हो गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये तो जानते हो, नया संभाग जो बना है बांसवाड़ा, 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। तो सी आपका सही है। राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो वहीं से गुजरती है जहां से पहले गुजरती थी। पहले हम जिलों की बात करते थे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, अभी बांसवाड़ा संभाग बन गया है तो बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। राइट आंसर आपका सी है। सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार किस जिले में आता है?
तो गोटन तो आपको याद ही है, जो सब पहला था खारिया खंगार भी सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना, ये जोधपुर में था। अब ये जोधपुर में हो गया कि फलोदी में हो गया कि जोधपुर ग्रामीण में हो गया कि जोधपुर 3 हो गए हैं, तब ये जोधपुर ग्रामीण में आता है, याद रखना है। और ये आई माता का मंदिर कहां पर है, जो कि बिलाड़ा में बना। बिलाड़ा जोधपुर में था आई माता जी का मंदिर, ये जोधपुर ग्रामीण में है। आई माता आप जानते हैं सर्वाधिक केसर टपकती है और रामदेव जी की शिष्या जो थी। संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है समदड़ी में, और समदड़ी वर्तमान में कहां पर है, क्योंकि समदड़ी बाड़मेर में आता था, अभी ये बालोतरा में हो गया है। संत पीपा जी को आप जानते हैं कौन थे? संत पीपा जी निर्गुण भक्ति धारा के जनक माने जाते हैं। गागरों के दुर्ग में जिनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। टोडा जो है वहां पर उनकी छतरी गुफा बनी हुई है। गागरों की दुर्ग में उनकी छतरी बनी हुई है। समदड़ी में मंदिर है जो कि बालोतरा में भी। बापरन और थोपरन वर्तमान में राजस्थान के जिले में, तो बापरन जो है थोपरन है, ये कहां पर आते हैं अभी, ये अभी फलोदी में आ गए हैं। जोधपुर में थे, अभी फलोदी जिले में आएंगे। राजस्थान के कितने जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते, यानी अंतर्वर्ती जिले कितने भाई बताओ? किसी कितने जिले से किसी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 22 है, राइट आंसर भी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा गांव है श्रीगंगानगर में। रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ या रामद्वारा कहां पर? रामसनी संप्रदाय में रामद्वारा किसे कहते हैं? जहां पर गुरु का चित्र रखते हैं ना, उसे रामद्वारा कहते हैं। रामसनी संप्रदाय में टोटल 4 रामद्वारा है, याद रखना है। राम किसी दिन की शुरुआत की थी। शाहपुरा में इनकी मुख्य पीठ है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अभी शाहपुरा जिला हो गया है। शाहपुरा जहां पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा फटकेला के लिए भी प्रसिद्ध है। सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा? भी दूदू है, जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। जेतसर कृषि फोरम राजस्थान के किस जिले में आता है? क्यों क्वेश्चन बनाई, क्योंकि ये गंगानगर में था, अभी गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ बना है, जिसमें कुछ बीकानेर का हिस्सा भी शामिल हुआ है, तो अभी अनूपगढ़ में है। जेतसर कृषि फार्म जो है अनूपगढ़ में आता है। प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार है वो राजस्थान के कौन से जिले में? गंगानगर में थी, अभी अनूपगढ़ में होगी, राइट आंसर भी है। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? सिरोही है, जहां पर सबसे कम गांव है, और सर्वाधिक है वो श्रीगंगानगर में है। पचपदरा किस जिले में? पचपदरा खारे पानी की प्रसिद्ध झील है, रिफाइनरी भी है, ये बालोतरा में। बाड़मेर में थी, अभी पचपदरा झील जो आपकी आएगी कहां पर है? बालोतरा में आ जाएगी। मल्लिनाथ जी का पशु मेला भी वहीं पर पड़ता है, तो वो भी कहां पर आ जाएगा? बालोतरा में आ जाएगा। गणेश सभ्यता किस जिले में? आप जानते हैं कांतली नदी के किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। तमरुगिन सभ्यताओं की जननी है। तमरुगिन सभ्यताओं का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ये सीकर में था, लेकिन अभी ये नीम का थाना में आ गया है। सुनारी सभ्यता भी नीम के थाना में है, और गणेश्वर सभ्यता भी इसी में आती है, दोनों याद रखिएगा। चोरों के संभाग में पहले बीकानेर में था, अभी सीकर नया संभाग बना है, तो सीकर में शामिल हो गया, याद रखना, सीकर नया संभाग हो गया है। सफेद संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के कौन सी जिले? मकराना आप जानते हैं नागौर में था, लेकिन अभी तो बदल गया है। कुचामन डीडवाना नया जिला बनाया, और मकराना इसी में आएगा। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, ताजमहल में भी यूज हुआ है। वीर तेजाजी पशु मेला परबसर में पड़ता है, और बारान का कुआं, ये दोनों ही किस जिले में है? तो वीर तेजाजी पशु मेला आप जानते हैं, जहां पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय होता है। सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला जो है वो पशु मेला था, ये नागौर में था। अभी परबसर जो है ये कुचामन डीडवाना में आ गया है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है? नया जिला अनूपगढ़ है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग वर्तमान में कहां पर है? हरदेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था, आप जानते हैं बाड़मेर था, लेकिन अभी जो है इसका आंसर जालोर हो जाएगा। तो शिवाना का दुर्ग जो है कहां पर है? अभी बालोतरा में है। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? लाड़नू में थी, अब लाड़नू नागौर में था, अभी कहां पर है? तो लाड़नू भी डीडवाना में है। तो जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर होगी? लाड़नू कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नावा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? खारे पानी की झील नमक का उत्पादन होता है, ये भी डीडवाना कुचामन में है। विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी कहां पर है? तांबा जिला कहते थे झुंझुनू को, झुंझुनू में आता था, लेकिन अभी खेतड़ी जो है कहां पर आ जाएगा? अभी नीम के थाने में आएगा, तो राइट आंसर आपका सी है। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहां पर बना हुआ है? ये भी नीम के थाने में आएगा। बालोतरा किस संभाग का हिस्सा है? तो बालोतरा जोधपुर संभाग में आता है, राइट आंसर 1 है। प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध जहां हुआ था, वो जगह कहां पर है? कहां पर हुआ था? जेतरान में हुआ था। जेतरान का युद्ध भी कहते हैं, पाली में आता था जेतरान। 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध लड़ा गया था। जेतरान का युद्ध भी कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, लेकिन अभी ये पाली में नहीं आएगा। अभी जेतरान है वो ब्यावर में आ गया, जो नया जिला बना है। प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभाजी ने बदनूर है, ये ठीक है, थोड़ा टाइपिंग है, बदनौर में बनवाया था। वर्तमान में जगह कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में हुआ करता था, ठीक है, याद रखना है कहां पर होता था। बदनौर पहले कहां पर? भीलवाड़ा में था, अभी बदनौर जो है ब्यावर में आ गया है, तो राइट आंसर आपका 2 है, ठीक है। राणा कुंभाजी ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था बदनौर में। अगला एक राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल कामा कहां पर है? तो कामा आपने बहुत पहले भी क्यों सुना है, भरतपुर में था ये, अभी ये डीग जिले का हिस्सा। घंटे पूर्व समागम करवाना चाहिए या करना चाहिए दोस्तों? कितने घंटे? 6 घंटे पूर्व। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल कौन सी है? मजबूत और कठोर खाल की बकरी कौन सी बकरी होती है दोस्तों? गद्दी बकरी होती है। नस्ल है बकरी की गद्दी, वो होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अच्छी दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन? सबसे अच्छा दूध देने वाली बकरी कौन सी होती है? जमुनापारी होती है, जमुनापारी होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, बिट्टल बकरी का प्रति आंत औसत दूध उत्पादन, यानी एक जो सिस्टम रहता है, एक बार जब बकरी का होता है तो पूरे समय के अंदर वो कितना एक आंत से दूध देती है दोस्तों? कितना देती है? 174 लीटर।
ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगर एक बकरी 10 अगस्त को संसेचित की जाती है तो वह कब बच्चा देगी दोस्तों? बताओ दोस्तों, 10 अगस्त को संचेचित की जाती है तो 2 जनवरी को अपना बच्चा देगी। क्वेश्चन नंबर 56, मुर्रा भैंस का दूध काल कितना होता है? कितने समय तक मुर्रा भैंस दूध देती है दोस्तों? 300 दिन तक। ऑप्शन ए सही रहेगा, 300 दिन तक दूध देती है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 57, एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है तो वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी? कब आएगी दोस्तों? 4 फरवरी को। ऑप्शन ए सही रहेगा, लगभग 20 दिन के बाद आती है दोस्तों। आगे चलिए, भारत में पालतू पशुओं की संख्या विश्व के कुल पालतू पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 25%। कितनी है? 25% दोस्तों। नेक्स्ट आपका, भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है? किसकी है दोस्तों? भैंस की है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 60, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है? भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है दोस्तों? 1/6। विश्व की 6 में से एक पशु है वो भारत में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 61, कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? विदेशी गायों की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी गायों में आपके सबसे अधिक दूध देने वाली है वह है होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको होल्स्टीन कहते हैं ना, होल्स्टीन, वो ये दोस्तों सर्वाधिक दूध देती है ये। क्वेश्चन 62, आयरशायर नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? आयरशायर नस्ल की गाय स्कॉटलैंड में। कहां पर पाई जाती है? स्कॉटलैंड के अंदर पाई जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 63, किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? सिर, पीठ, कंधा एक लाइन में किस गाय का होता है दोस्तों? जर्सी का। किसका होता है? जर्सी का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 64, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल यहां पर ये रही, ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, गाय की द्विकाजी नस्ल इन तीनों में से कौन सी है? गाय की द्विकाजी तो हरियाणवी है, मेवाती है और थारपारकर, तीनों यही है, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, करण स्विस गाय की संकर नस्ल कैसे पैदा की गई? करण स्विस गाय की जो संकर नस्ल है वो कैसे पैदा की गई थी? वो ब्राउन स्विस और साहिवाल से की गई थी। ब्राउन स्विस से मादा, साहिवाल नर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, गाय की दूध में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? गाय के दूध में वसा होती है 4.92%। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? एक पशु है उसको अगर आप रखते हैं तो उसके लिए कितना स्थान होना चाहिए? तो ये रहा 1.25 इंटू 1.50 मीटर। समझ गए? इतना स्थान एक पशु के लिए जरूरी है। अगर आप उसके लिए जगह बना रहे हैं तो ये देखिए यहां पे ये लंबाई 1.25 है तो ये 1.50 मीटर दोस्तों। इतना स्थान उसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, ऋतुमयी गाय की पहचान क्या होती है? ऋतुमयी गाय होती है उसकी पहचान कम भोजन करना, बार बार मूत्र करना और बेचैनी, ये सभी होती है दोस्तों। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन, भैंस से लगभग 25 दिन कम दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 71, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन होती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, गायों के झुंड को क्या कहते हैं? गायों का जो झुंड होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। हर्ड, गायों का झुंड हर्ड कहलाता है। क्वेश्चन 73, बछड़ू को बंदिया करने के उपयुक्त आयु कौन सी होती है? बछड़ू को बंदिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है दोस्तों? 2 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे को कितनी खिस खिलानी चाहिए? गाय का हो, भैंस का हो, बच्चा है उसको कितनी खिस है, यानी कि जब गाय बच्चा उत्पन्न करती है, भैंस बच्चा उत्पन्न करती है, उसके बाद जो पहला दूध आता है उसको कितना पिलाना चाहिए दोस्तों? कितना? शरीर भार का 1/10। जितना बच्चे का शरीर भार है उसका मात्र 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? गाभिन गाय है उसकी अतिरिक्त खिलाई, उसको अतिरिक्त चीजें कब खिलानी चाहिए? 6 माह के बाद। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 76, वृषण का तापमान शरीर की अपेक्षा कैसे होता है? कैसे होता है? कम होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? भेड़ के अंदर पूंछ काटी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? डोकिंग। क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। पूंछ काटना डोकिंग भेड़। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? पूंछ से पूंछ, जैसे यहां पे एक पशु है उसको बांधा गया, यहां पे इसकी ये पूंछ है, एक पशु यहां पर बांधा जाएगा, ये पशु है तो उसकी ये पूंछ, यानी पूंछ से पूंछ। इसमें पशुशाला की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 10 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर।
ये चौड़ाई है ना, ये 10 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गाय के बच्चे का सिंग रोदन कब कर देना चाहिए? गाय के बच्चे के जब सिंग आते हैं उनको कि सिंग इसके नहीं आने चाहिए, उसको रोका जाता है दवाइयों के माध्यम से, तो वो कब करना चाहिए? 30 दिन की आयु पर दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक बाड़ा अगर आप है तो उसमें गायों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। कितनी? 50 दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, बधिया करने की उत्तम विधि, बधिया करने की उत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? बर्डीजो केस्ट्रेटर द्वारा, बर्डीजो केस्ट्रेटर द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, किसमें किसकी अधिक मात्रा होती है? किसमें अधिक मात्रा होती है? केरोटीन की। किसकी होती है? केरोटीन की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 83, पण के बच्चों को गलपोंटू टीका किस समय लगाना चाहिए दोस्तों? पण के बच्चों को किस समय लगाना चाहिए? 2 माह की आयु तक दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, दुधारू पशु के लिए क्या आवश्यक होता है? दुधारू पशु है उनके लिए आवश्यक क्या होता है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई, व्यायाम और खुरेरा, ये सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, सिंगरोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? सिंगरोधन की उपयुक्त विधि होती है इलेस्ट्रेटर, इलेस्ट्रेटर दोस्तों। ये नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बनेंगे एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बर्डीजो केस्ट्रेटर यंत्र किस काम आता है? किस काम आता है दोस्तों? बता दीजिए, अभी बताया था मैंने, बदिया करने का, बदिया करने के काम आता है ये। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? बच्चे का पालन करते हैं तो उस समय क्या आवश्यक होता है दोस्तों? क्या आवश्यक होता है? सूखी घास दे देना, चारागाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, यह सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? कितना है? 15 से 20 ग्राम। खनिज की बात हो रही है, भोजन की बात नहीं, खनिज 15 से 20 ग्राम। क्वेश्चन 89, गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? गर्भवती गाय है वो दूध देती है तो उसको कब सुखा देना चाहिए दोस्तों? कब बताइए? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही रहेगा 1.5 से 2 माह पूर्व, वापस जब वो बच्चा जन्म देने वाली हो उससे 1.5 से 2 माह पूर्व दोस्तों। क्वेश्चन 90, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? क्या जरूरी है दोस्तों? पोषण। क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। क्वेश्चन 91, गाय को जेर कब डालनी चाहिए? गाय जब बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद जेर डालती है तो जेर कब डालनी चाहिए? 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे के अंदर। क्वेश्चन 92, गाय को व्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? जब बच्चे को जन्म देती है उस समय 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? अळसी का तेल। क्या? अळसी का तेल दोस्तों। क्वेश्चन 93, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? एक पशु है उसके लिए उपयुक्त स्थान की बात हो रही है, कितना होना चाहिए दोस्तों? एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 1.25 इंटू 1.50 मीटर, 1.25 से 1.5 मीटर, इतना दोस्तों। समझ गए? यहां पे जो दशमलव है वो बाय चांस हट गया है। क्वेश्चन 94, पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना रहता है? खुले में अगर आप पशु को रखते हैं तो 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान और छायादार वर्ग सभी है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए? बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए? 3 माह तक दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह की आयु होती है दोस्तों। क्वेश्चन 97, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? गोल पशुगृह का प्रकाश का समान वितरण। क्या होता है? प्रकाश का समान वितरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? बैठने के लिए एक भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है दोस्तों? या घूमने के लिए एक भैंस अगर आप रखते हैं तो 25 से 35 वर्ग फीट की जगह आवश्यक होती है, यानी 25 भी हो सकती है और यह 35 तक हो सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, विपथन प्रक्रम में क्या होता है? विपथन प्रक्रम में कम दुधारू गायों का अलगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 100, एक स्वच्छ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वच्छ बछड़ा है जो बढ़ रहा है उसका भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो कुल मिलाकर पशुपालन से रिलेटेड आपके सामने ये 100 क्वेश्चन आज मैंने रख दिए। डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी जो साथी आज जुड़े हैं ना वो जुड़े रहो। इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मैसेज जानकारी ले सकते हैं। वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, तीसरे फिगर में अप्लाई कर देंगे। तो पहले फिगर में हमें करना है, कैसे करेंगे? तो पहले फिगर में बड़ा नंबर है 36,
और दूसरे फिगर में बड़ा नंबर 81। 36 और 81 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर में। तो पहले फिगर में लाना है 36, तो 36 के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 1, 3 और 2। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। लाना है 36 और 6 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो कितना आ जाता है, 36। सेम तरीका हम लोग लगाएंगे सेकंड फिगर में। 81 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3 और 4। 2 + 3 + 4 कर दिया, तो कितना आ गया, 5, 3 सॉरी 2, 3 कितना हुआ, 5, 5, 4, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 81, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे तीसरे फिगर में। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 6, 4 और 10, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 4 + 1, तो 6, 4, 10, 10, 1, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल कितने हैं ये निकालने का तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, तो 1 और 2, और इन दोनों को हम लोग क्या इसमें इसके लिए ट्रिक होती है, जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 3 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें। अब बाकी बचे हुए बाहर कितने, 1, 1 मतलब 2 ये हो गए, तो 3 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और भी ट्रायंगल हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया पूरा अगर मिलाया जाए, ओके, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। आपका गाइस एक और ट्रायंगल बन रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा वो कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो देखिए एक ये ट्रायंगल, देखिए एक जो लास्ट का ट्रायंगल बचा वो भी देख लेते हैं, ये वाला जहाँ पे ब्लू कलर का निशान लगा रहे हैं वहाँ पर एक ये ट्रायंगल हो गया आपका, ओके, तो एक ये हो गया, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप प्रश्न आकृति को देख सकते हैं, तो प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में है। सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला, ये आपका डंडा है, ये किस में आ रहा है। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, तो ये वाला जो डंडा है आपका, यहाँ देखिए ऊपर ये आ रहा है आपका। अब दूसरा वाला डंडा हम लोग देखते हैं, ये वी बन रहा है, ये वी कैसे बनेगा, एक ये डंडा हो गया आपका और वी आपका ये बन गया। जहाँ पर ब्लू पॉइंट मैंने लगाया पूरा का पूरा फिगर आपको मिल जाएगा प्रश्न आकृति का, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो कर लेते हैं, जहाँ जहाँ मैं आपको कलर ब्लू पॉइंट लगाएं तो भाई आपका फिगर बनेगा, ओके। सबसे पहले इस बॉक्स पे कर देते हैं, ओके। अब ये सर्किल पूरा जाएगा ऐसे, अब ये अंदर वाला जो वर्ग है ये पूरा हो जाएगा और ये ब्लैक पॉइंट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर मैंने नीला पॉइंट लगाया वैसे ही फिगर बन गया। तो ये वैसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो आप प्रश्न आकृति को देख सकते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो नीचे देखिए एक दर्पण रखा गया है ए बी, तो यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो टॉप टू बॉटम बनेगा, मतलब ऊपर वाली जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, ओके। तो कर लेते हैं, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ओके। अब देखिए सबसे पहले ये वाला हम लोग ट्रायंगल देखते हैं प्रश्न आकृति का। ये वाला ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा, तो गाइस ये आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ओके। अब ये बीच में ये बिखर गया है प्रश्न आकृति में, ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब देखिए छोटा वाला ये ट्रायंगल ये कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका। अब ये एरो जो ऊपर जा रहा है ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे हो जाएगा। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। समीकरण आपका दिया गया है, तो लिख लेते हैं, 4 + 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 11 - 6 = 7। कैसे करेंगे, तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो वो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस की जगह हम लोग गुणा कर देंगे और गुणा की जगह प्लस कर देंगे। तो पहले 4 प्लस की जगह क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 × 9 डिवाइड बाई 18, अब आ रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे, प्लस।
तो +11 - 6 बराबर 7। तो 7 के बराबर आएगा तभी आपका ये इक्वेशन ऑप्शन सही होगा, दोनों पक्ष आपके जब बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 4 × 9/18 और +11 - 6 बराबर 7। 9 से ये काटेंगे, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार। तो 2 + 11 - 6 बराबर 7। अब ये हो जाएगा 13 - 6 बराबर 7, मतलब 7 बराबर 7 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन है, यदि 4H3 @ 1 बराबर है 13 तथा 5H2 @ 2 बराबर 12, तो अगला क्वेश्चन आपका आगे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। जो तरीका पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 4H3 @ 1 बराबर 13। तो देखिए, हैच की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और @ की जगह क्या कर देंगे, प्लस। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो आगे कर लेते हैं 4 × 3 + 1, तो 12 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13, जो कि दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन है, हैच की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और @ की जगह प्लस। तो 5 × 2 + 2 मतलब कितना आ गया, 12। सेम प्रोसेस आगे भी लगाएंगे। तो 6 @ की जगह पर क्या किया है, प्लस, और हैच की जगह मल्टीप्लाई। तो 6 + 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 बार, मतलब आपका कितना आ गया, 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान, जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस पर होता है, जहाँ पर होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेटों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए, तीसरा वाला आएगा मॉडर्न, लिख लेते हैं मॉडर्न। फिर आएगा पहला वाला मॉडेस्ट। फिर आएगा चौथा वाला मॉडुलर, लिख लेते हैं मॉडुलर। फिर आएगा पांचवा वाला मॉन्गर। फिर आएगा मंकी, लास्ट में क्या आ जाएगा, मंकी, MONKEY। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आगे लगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, 3 से 3 बनाया, क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई। 3 से 6 बनाया, क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया, क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया, क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई। तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब 72 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35, 1 36, तो कितना आ गया, 360। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड कितना होता है, 5। एच का होता है 8। के का होता है 11। एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। ओके, तो देखिए, 5 से 8 बना, आपका क्या हुआ, 3 जोड़ा। 8 से 11 बना, क्या हुआ, 3 जोड़ा। 11 से 14 बना, 3 जोड़ा। और 14 से 17 बना, कितना जोड़ा, 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 17 में 3 जोड़ते हैं तो 20। 20 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, टी का होता है। तो ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। और 3 ऑप्शन में जो आपका एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए, बस जो है ये आपकी कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। ट्रक ये भी आपका सड़क पर चलता है। कार ये भी आपकी सड़क पर चलती है। लेकिन जो हवाई जहाज है ये सड़क पर नहीं चलता, ये हवा में उड़ता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनना है। विषम मैंने आपको बताया था, 4 में से आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें जो तीनों से भिन्न हो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 6 से 12 बनाया, क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन भी चेक करते हैं, 7 से 14 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी, 4 से 8 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, 3 से 5 बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है एफ और ई। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। 6 से 5 बना, क्या हुआ, 1 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14 और एम का कोड कितना होता है, 13। 14 से 13 बना, क्या हुआ, 1 घटा।
ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ, 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में क्या हो रहा है, 1 1 घट रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, इसमें आपका 1 जुड़ रहा है, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध है, तरल है, फिर कलम है। सबसे पहले तरल को देखते हैं। तरल वाला सर्किल होगा बड़ा, तरल में ही समाहित हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध जो होता है वो क्या होता है, तरल में आता है। और कलम आपकी अलग चीज़ है, कलम का सर्किल आपका अलग बन जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ग्रीष्म काल में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उसी प्रकार शीतकाल में क्या पड़ेगी, ठंडक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका 12 से 145 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 से 145 बनाना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 144। और 144 में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 145। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। जो तरीका मार्केट से दूसरा बनने में लगेगा भाई सेकंड, जो सेटन है उसको क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MARKET, इससे आपका क्या बन रहा है, इससे बन रहा है TEKRAM। तो देखिए मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे पलट गए। देखिए टी आगे आ गया, ई भी आगे आ गया, फिर के, फिर आर, फिर ए, और एम पीछे चला गया। सेम प्रोसेस सेटन के लिए लगाएंगे। तो सेटन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SATURN। एन देखिए आगे आएगा, आर भी आगे आएगा, फिर यू, फिर टी, फिर ए, लास्ट में एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टर। देखिए पोस्टर में लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है आर। आर जो अल्फ़ाबेट है वो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, सभी छोटे मोटे हैं, तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ छोटे गोरे हैं, तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। आगे निष्कर्ष है, कुछ गोरे मोटे हैं, तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कहता है कुछ मोटे गोरे हैं, तो मोटे का भी कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, ये भी सही। तो मतलब आपके दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो तरीका टिम्बर के लिए लगेगा वही तरीका ट्रायल के लिए लगाएंगे। तो टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड क्या होता है, 20। आई का कोड कितना होता है, 9। एम का कोड कितना होता है, 13। वी का कोड कितना होता है, 2। ई का कोड कितना होता है, 5। और आर का कोड कितना होता है, 18। इससे आपका क्या बन रहा है, UKP, फिर FJX। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कोड कितना होता है, 21। के का कोड कितना होता है, 11। पी का कोड कितना होता है, 16। एफ का कोड कितना होता है, 6। जे का कोड कितना होता है, 10। और एक्स का कोड होता है 24। तो देखिए 20 से 21 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 11 बना कितना जुड़ा, 2। 13 से 16 बना 3 जुड़ा। 2 से 6 बना कितना जुड़ा, 4। 5 से 10 बना कितना जुड़ा, 5। 18 से 24 बना कितना जुड़ा, 6। मतलब एक एक संख्या की वृद्धि होती जा रही है। यही तरीका ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIL। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20।
आर का होता है 18, ए का कोड होता है 1, आई का कोड होता है 9 और एल का होता है 12। पहले हम लोग जोड़ेंगे 1, 20 में 1 जोड़ा 21, अब 2 जोड़ेंगे आगे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 20, अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 में अब 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है यू, 20 किसका होता है टी का, 4 होता है डी का, 13 होता है एम का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टेक्स्ट को 49, तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, टी का कोड होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तीनों को जोड़ते हैं, 29 और 14 कितना हो जाएगा 43। लाना है हमें 47, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा तब आपका 47 आएगा। अब टैक्स के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, टैक्स TAX, टी का कोड होता है 20, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। तीनों को जोड़ देते हैं, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। लेकिन हमें लाना है 49, तो इसमें भी एक्स्ट्रा 4 जोड़ना पड़ेगा। सेम प्रोसेस टॉप्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे, टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। ओके, तो चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 70। 70 में एक्स्ट्रा 4 और जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 74। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 मैथ का है जो पूछा गया था। 11 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको इसमें करना क्या था, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, औसत का चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको यहाँ पर 11 की गुणा 30 से करनी थी, उसके बाद 10 की गुणा 22 से करनी थी और बाद में आपको 11 संख्या का औसत में से 10 संख्या का औसत आपको घटा देना था। तो यहाँ पर 11 की गुणा 30 से करेंगे तो 330 आ जाएगा। उसके बाद हमें माइनस करना था, 10 की गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे कितना आगे निकल के 110 आ जाएगा। और 110 यही क्या है, ये 11वीं संख्या है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 है, तो वह संख्या है। देखिए आपको इसमें करना क्या था, यहाँ पर आपको दिया गया था कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो उसका जो परिणाम हो जाता है यानी कि कुल योग हो जाता है 900 हो जाता है। तो देखिए आपको करना क्या था, यहाँ पर कुल योग 900 हो जाता है तो 900 में से हमें 59 घटा देना था। उसके बाद जो हमारा निकल कर आएगा 841 बचेगा और हमें देखना कि ये 841 किसका वर्ग होता है। तो ये 841 29 का वर्ग होता है। तो हमसे यही संख्या पूछी गई थी। मैं आपको बता दूं आपको करीब 50 तक तो आपको वर्ग आने ही चाहिए, क्योंकि वर्गमूल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप 50 तक भी वर्गमूल याद जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए के पश्चिम में सी है तथा ए के दक्षिण में बी है तो सी से किस दिशा में बी है। तो दोस्तों देखिए ये दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसमें करना क्या था, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपसे आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। तो इस साइड में पूरब होता है और इसके विपरीत साइड में पश्चिम होता है और ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था ए के पश्चिम में सी है, तो हम यहाँ पर ए लेते हैं। ए के पश्चिम में, पश्चिम किधर होता है, पश्चिम में सी है, इस साइड में पश्चिम होता है। उसके बाद दिया था ए के दक्षिण में बी है, यानी कि दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। तो ए के दक्षिण में बी बोला है कि बी है, तो ए के दक्षिण में बी नीचे हो जाएगा। उसके बाद बोला था तो सी से किस दिशा में बी है, यानी कि बी सी से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बताना है। तो सी इधर है और बी इधर है, तो आपको ये दिशा बतानी है ये कौन सी है। तो ये दिशा कौन सी जाएगी, नीचे यानी कि दक्षिण है और इस साइड में पूरब है, तो ये दक्षिण और पूरब दिशा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण और पूर्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपा एवं सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। दीपा अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है, तो सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो समय कार्य का एक क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें करना क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, दीपा और सीमा मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती है, 1/6 यानी कि 6 दिन में पूरा करती हैं। आपको इसमें करना था जो दीपा की अकेले की कार्य करने की क्षमता है कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 9 दिन में कर सकती है। तो आपको कुल में से दीपा का इसमें दिन घटा देने थे, यानी कि 1/9 हम इसमें से घटाएंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 × 18 इधर 3 आ गया, -9 दूनी 18। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा इसे सोल्व करने पर, यानी कि 1/18 आ जाएगा हमारा। तो ये 18 क्या निकल गया, इस सीमा उस कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा कर देगी। तो इस तरीके से इसका आप आंसर निकाल सकते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, जिसमें 8% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपसे आते भी होंगे। अगर आपसे आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या दी गई थी, तो जनसंख्या आपको लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दी गई थी, इसमें 8% की वृद्धि होती है। तो जब हम वृद्धि होती है तो हम इसे 100 में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ने पर 108 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाते हैं। उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से इधर 2 जीरो जाएंगे और इधर 700 बचेगा, और गुणा में 108, 700 और 108 की जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 75,600। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, 4, 8 और 12 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है लेसे और मैसे का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी लेवल का भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। तो देखिए लेसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, और जो हमारा मैसे होता है मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, मैसे और लेसे को। तो यहाँ पर पूछा गया था 4, 8 और 12 का मैसे क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया मैसे क्या होता है। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट सकती है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है हमें 4, 8 और 12, तो हमें देखना है कि 4, 8, 12 को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो काट सकती है। तो आपको पता होगा, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से ये संख्या कट तो जाएंगी, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 से भी ये संख्याएं कट जाएंगी, और ये 4 जो है ये बड़ी से बड़ी संख्या भी है। तो इस तरीके से आप मैसे और लेसे को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था ये बीच में। तो यहाँ पर दिया था, यदि आपको शब्द दिया था इसका कूट ये शब्द है तो इस शब्द का कूट क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पर शब्द दिया गया था कि इस शब्द से ये शब्द बनता है, तो इससे जो अगला शब्द होगा उससे कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको इसमें करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसमें ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें क्या कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सी है, उसके बाद इधर डी है, इधर ओ है, इसके बाद पी है, इधर आर है, इसके बाद एस है। यानी कि इसमें जो है सब में एक एक प्लस कर दिया गया है, यानी कि सब में एक प्लस किया गया है। सी के बाद डी आता है, ओ के बाद पी आता है, आर के बाद एस आता है। तो इस तरीके से इन सभी में ऐसे इन्होंने कर रखा है। उसके बाद हम इसी तरीके से अगला शब्द देखेंगे, यहाँ पर ई है, ई में अगर हम एक जोड़ेंगे तो ई के बाद एफ आएगा, इसके बाद एम है, एम के में अगर एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, टी में अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू आएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी में एक जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल को 2 गुना किया गया, वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों देखिए, चाल दूरी का क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे करने आने चाहिए। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब हम इसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखिएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसकी चाल निकालनी है। तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो दूरी हमें कितनी दी गई है 60, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमें निकालनी है, यानी कि हमें x मान लेंगे, और समय कितना दिया गया है 3 घंटे का। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से 60 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 हमारी क्या आ गई, ये हमारी चाल आ गई, 20 किलोमीटर प्रति हवर्स। तो 20 हम इसे लिख लेंगे, 20 हमारी चाल आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी चाल को 2 गुना किया गया, यानी कि इसकी चाल को 2 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अब हमारी चाल 40 हो गई। उसके बाद कहा गया है कि वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें अब अगले 1 घंटे की दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तय करेगी।